पर भी विकास हुआ है और लोगों ने उसके लिए मतदान करके ये अपनी आस्था प्रकट की है कि नीतीश के जो कार्यकाल है उसमें उनका विश्वास जो है वो बढ़ा है जी। मैं समझता हूँ वही जोश जो है उसी ने प्रतिशत को बढ़ाया जी। यूँ कहा जाता है अनुराधा जी कि पहले चरण का जो चुनाव है, जो मतदान है, वो आगे आने वाले सारे चरणों के जो चुनाव है उस पर असर डालते हैं। क्या लगता है जिस तरीके का जो वोट प्रतिशत निकल के आया है, क्या लगता है किस और इशारा करता है, किसके फेवर की बात करता है? निसंदेह ये इस बात का सबूत है कि एक तो महागठबंधन के प्रति लोगों का रुख है और मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की जो नाकामी रही है पिछले 1 साल का जो उनका शासनकाल रहा है उसमें किसी भी प्रकार से एक आम इंसान को कोई राहत या ऐसा कुछ जिससे कि उनका जीवन जो है वो आसान बना हो। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान गया है और नीतीश और महागठबंधन के फेवर में ये एक पोल हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है, जो राजनीतिक पंडित हैं उनका भी कहना है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जो सिटिंग जो सरकार होती है उसके लिए खतरे की घंटी है। नहीं, देखिए इसका आंकलन कभी आप दिल्ली का एग्जाम्पल देख लें जी। वोट प्रतिशत इतना हाई हुआ और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। शीला दीक्षित जो आपकी ही पार्टी से आती थी, तीसरी बार उनका चुना जाना था, लेकिन एकदम एक नई पार्टी आई, वोट प्रतिशत एकदम जंप मार गया। यहाँ तक कि रात के 9 साढ़े 9 बजे तक लोगों ने वोट कास्ट किए और उसके बाद जो नतीजा था वो बिल्कुल दोनों बड़ी पार्टियों के लिए चौंकाने वाला था। क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही नतीजा बिहार में तो देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, इतना कोई वोट प्रतिशत कोई इतना कोई बहुत मैं नहीं समझता कि बहुत प्रतिशत बड़ा है, लेकिन मतदान अच्छा हुआ है और कोई 65-70% अगर पोलिंग हुई होती तो मैं समझता हूं कि हम उसको कह सकते थे कि वो अप्रत्याशित रूप से पोलिंग के लिए लोग किसी वजह से निकले हैं जी। लेकिन इसको एक अच्छा मतदान कहेंगे, अच्छा मतदान कह सकते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, भाषण किया, वहाँ पे वोट अपील भी की, साथ साथ उन्होंने महागठबंधन को निशाने पर भी लिया। आप लोगों ने कोशिश की और गुहार भी लगाई कि पीएम जो है ये रैली ना कर सके, लेकिन फिर भी उनको इजाज़त मिल गई और उन्होंने रैली। क्या लगता है इसका भी असर इस चुनाव में देखा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से उनको ये रैली करने की परमिशन नहीं मिलती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इससे जो एक आचार संहिता है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है जब वही रैली प्रचार के रूप में अलग अलग माध्यम से दिखाई जाती है। तो अगर उस प्रधानमंत्री खुद भी आचार संहिता को देखते और समझते कि ये प्रभावित करने वाली रैली है, अगर वो एक दिन ना रैली करते तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में और चुनाव प्रतिक्रिया आचार संहिता में उनकी आस्था जो है वो प्रकट होती। यानी ये माना जाए कि अगर पीएम ने आज जो रैली करी उसका असर, या यूं कहूं कि उसका जो असर है वो उनके फेवर में जाएगा? देखिए, असर फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा वो तो जनता को तय करना है और जनता अपना मन बना चुकी है महागठबंधन के लिए जी। और लेकिन उन्होंने प्रभावित करने की ज़रूर कोशिश की, तभी एक पोलिंग वाले दिन इस तरह की रैली करने का और कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिहार की जनता को कोई इस तरह की रैली से प्रभाव पड़ने वाला है वो। जी। लेकिन देखिए अनुज जी, चुनाव होते हैं, चुनाव में घटनाएं भी होती हैं। आज भी कई जगह घटनाएं हुई, तमाम हालांकि चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी पूरी की पूरी तैनाती को और व्यवस्था को देखा जा रहा था, लाइव वीडियो कवरेज हो रही थी, उसके अलावा बहुत सारे कैमरे लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं हो जाती हैं, और ये जब घटनाएं हो जाती हैं तो क्या लगता है कि क्या जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें चूक थी, या जो वहाँ के जो लोग थे, जो यूँ कहूँ जो असामाजिक तत्व थे, वो ज़्यादा मुस्तैद थे, जो कि बढ़ चढ़ करके उन्होंने आकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, जबकि उन्हें मालूम है कि
इस तरीके के, इस लेवल के और इस हाईटेक तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए? देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कमी थी, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा होता है और जितने भी कार्यकर्ता होते हैं और दूसरे तत्व होते हैं वो उसमें चूंकि इन्वॉल्व हो चुके होते हैं जी। और हर जगह पर सुरक्षा बल का होना ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं भी हो पाता, और उस जोश की वजह से, अति उत्साह की वजह से कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। उन छोटी मोटी घटनाएं को लेकर हम सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाएं, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी घटना ये हुई कि आप ही के साथ के महागठबंधन के जो बड़े दल नीतीश कुमार जिसके नेता है, उन्हीं का एक मंत्री जो है रिश्वत लेता पकड़ा गया स्टिंग ऑपरेशन में, और नीतीश जी ने आनन फानन उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या लगता है ये दोनों घटनाएं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े धड़े के एक नेता अपने ही पार्टी के एक मंत्री को बर्खास्त करते हैं, इसका पॉजिटिव असर है या इसका नेगेटिव असर है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही पॉजिटिव असर रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने बहुत तुरंत कार्रवाई की, जैसे ही ये संज्ञान में आया कि किसी प्रकार से पैसा लिया गया है, और तुरंत मंत्री को बर्खास्त करके उन्होंने ये मैसेज दिया है कि महागठबंधन जो है करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखता है। जीरो टॉलरेंस रखता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जहां लोग कतारों में खड़े हैं, वोट देने के लिए आए हैं, मन बना बैठे हैं, और अचानक उनको ये पता लगे कि जिनके फेवर में वोट डालने जा रहे हैं उनका ही मंत्री इस तरीके की वारदात में शामिल है, और इस हाल में शामिल है कि उसको फौरन बर्खास्त कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो जो वोटर आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा था वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बर्खास्ती हुई है उनकी, वो इस तरह का कोई गलत मैसेज जनता में ना जाए और उसको विपक्ष जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करे। इसके लिए हमने नीतीश जी ने जो एक्शन लिया है वो सराहनीय है, और जनता को उसको उसी रूप में देखना चाहिए कि किस प्रकार से करप्शन के ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कितने ही मुख्यमंत्रियों पे और तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं और वो मंत्री बने बैठे हैं। तो इसको पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि डैमेज हुआ, लेकिन डैमेज को नीतीश जी ने फौरन लपका और उसको कंट्रोल कर लिया। निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा साइन है कि इस तरह की कोई भी बात सामने आई, संज्ञान में आई, उसको टाला नहीं गया। उसमें ये नहीं कहा गया कि जांच होगी, उसमें ये नहीं कहा गया, कोई इफ एंड बट नहीं लगाए गए, और तुरंत कार्रवाई की जो समय की मांग है, और उनका निर्णय उचित रहा। अनुज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ पटना से दिनेश सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता है। दिनेश जी, वल्लभ टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दिनेश जी, पहली बात तो जिस तरीके की आज वोटिंग प्रतिशत हुआ, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? तो मैं समझता हूँ चुनाव के लिए सुसंकेत है, और आने वाले दिनों में मत प्रतिशत और बढ़े। जी, ये मेरी शुभकामनाएं। ये आपकी शुभकामनाएं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है रैली करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए महागठबंधन के लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रैली होती है। क्या लगता है उस रैली का भी असर पड़ा है आज के मतदान पे? पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव? निश्चित तौर पर पॉजिटिव पड़ेगा। जब आप प्रशासन का सहारा लेंगे, जब आप सरकार का सहारा लेंगे, तो जो उसकी प्रतिक्रिया होगी निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष होगी। और देश की जनता, वो भी बिहार की जनता, पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है जी। तो जितना भी इस तरह के काम करने की कोशिश से महागठबंधन करेगा, निश्चित तौर पर उसका सुखद परिणाम ही सामने आएगा। अच्छा, एक स्टिंग ऑपरेशन में जेडीयू के नेता अवधेश कुशवाहा फंसे हुए दिखाई दिए, नीतीश जी के संज्ञान में आया, उन्होंने फौरन उनको बर्खास्त कर दिया। इस घटना को आप कैसे लेते हैं? अगर ये चुनाव ना होता और इस तरह की घटना होती तो क्या बर्खास्त कर देते? इस तरह के कई मामले इनके सहयोगी दल के सामने भी आए हैं।
लेकिन उन्होंने कभी तक बर्खास्त नहीं किया। नीतीश कुमार को मुझसे ही बात करनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी से ही बात करनी चाहिए, और उनके लोग भी जो पैसे लेने के आरोप आए हैं उनको भी बर्खास्त करवाना चाहिए, उनको भी बर्खास्त कराना चाहिए। तो या यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार जी का जो कदम था वो बड़ा सकारात्मक था और बहुत सटीक था और बिल्कुल सही वक्त पे लिया गया था। जो डैमेज पार्टी को होना था चुनाव में उस पर अंकुश लग गया, उस पर कंट्रोल कर लिया। नहीं, ये नहीं माना जा सकता जी। नीतीश कुमार का ये प्रयास कहीं भी उस पर अंकुश नहीं लगाया। आप सिर्फ एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल से आप बर्खास्त कर देंगे जी, और आप सारी सफाई कर लेंगे, ऐसे आपका मतलब सबसे बड़े अपराधी जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी, आप उनके साथ हाथ मिला लिए हैं जी, तो ये कैसे सिद्ध हो जाएगा जी? कैसे आप अपराध मुक्त हो जाएंगे? अपराधी को लेकर साथ और अपराध मुक्त होने की बात आप करेंगे, ये तो सिर्फ दिखावा है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है दिनेश जी। लेकिन इस चुनाव में दिनेश जी, इस चुनाव में जो प्रत्याशी, जो सबसे ज्यादा दागदार प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं, उस पर क्या कहना आपका? जी, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने दाग की बात करी, तो सबसे ज्यादा जो दागी प्रत्याशी हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, वो बीजेपी के हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ये कहते हैं जब इनके नेता इनके दल में रहते हैं तो अपराधी नहीं होते हैं जी। जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं जी। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं दूसरी पार्टी के नेता तो अपराधी तरीके हैं। इसकी सरकार है, इसी के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाकर उनको अपराधी बना देते हैं, लेकिन वास्तविक अपराधी ये होता है जिनको न्यायालय अपराधी देते हैं। अच्छा, जब तक न्यायालय का स्टैंप ना लगे। यादव के मामले में तो सजा आपका है न्यायालय से। अमित शाह जी के बारे में क्या कहना आपका? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो तो जेल काट करके भी आए हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? मैं तो कह रहा हूँ ना जी, वो पाप हो गया है ना, लोगों ने तो बहुत आरोप लगाया, जी, प्रधानमंत्री जी को भी तरह तरह के आरोप लगाने की कोशिश की गई है। जी जी, लोग तो पाए गए आदमी ज्यादा और निखर के सामने आए हैं। जी, दिनेश जी, मेरे साथ कांग्रेस के एक महासचिव हैं अनिरुद्ध लाल जी, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं कि वो आपकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। अनुज जी, आपने जवाब सुना दिनेश जी का, वो कहते हैं कि जो आपकी पार्टी में से यानी आपके धड़े में से निकल करके वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं, आप उनको अपराधी कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि अपराधी, उनकी जो परिभाषा जो बता रहे हैं कि अपराधी वो है जिसको न्यायालय अपनी स्टैंप लगा दे, मोहर लगा दे, वरना कोई अपराधी नहीं है। क्या कहना आपका? देखिए, इस विषय में तो जो उनके सांसद अजय सिंह जी हैं, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए कि पार्टी ने तमाम क्रिमिनल्स को, शूटर्स को, आर.के. सिंह की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, शूटर्स को और क्रिमिनल्स को, तमाम लोगों को और पैसा देकर जिस प्रकार से टिकट दी गई है, तो इसमें मैं समझता हूं कि उनके जब अपने ही सांसद इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं तो ये एक खुली हुई बात है कि तमाम तरह के अपराधियों को संरक्षण दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और टिकट दिए गए हैं। जी, क्या कहना है दिनेश जी आपका? मैं ये कह रहा हूँ, जब हमारे कांग्रेस के साथी इस तरह की बात करते हैं मुझे हंसी आती है। जी, सूप तो सूप बोले, चलने की बोले, जिसमें बात करते हैं जी, इनकी आज जो दुर्दशा हुई है इसी वजह से हुई है। जिस तरह से जीजा जी का मामला आया, जिस तरह से मामा जी का मामला आया, और एक सारे नेता जो है जेल जाने की तैयारी में थे, कुछ अब तैयारी में है कि कभी कुछ दिन बाद में जाएंगे, ये लोग इस तरह की नसीहत देते हैं। आप पहले अपने दामन को देखिए। आप किसी के ऊपर, अनुरोध जी, आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकता हूँ। तो आरोप लगा, आपकी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हमने तो कोई आरोप लगाया नहीं अपनी तरफ से, हम तो आपके सांसद द्वारा कही हुई बात को बता रहे हैं कि उनके द्वारा क्या बातें कही गई हैं। जी, दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि आपके सांसद यानी कि आपके अंदर ही जो है वो अंतर कलह है और वो लोग खुद ही बाहर निकल के आ रहे हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं अपनी ही पार्टी पर कि गलत लोगों को टिकट दिया गया है, गलत तरीके से दिया गया है, अपराधियों को और क्रिमिनल को टिकट दिया गया है। क्या कहना आपका? ये खुद आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप ही के पार्टी के जो मंत्रीगण हैं वो ये आरोप लगाए।
कहने का हक है कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है, वैवाहिक परिवार की पार्टी नहीं है जी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी, लेकिन जो किसी को भी, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, मतभेद है इन लोगों के अंदर जो अपनी बात कह भी नहीं पाते जी। अगर अपनी बात कह दे तो कल शायद माता चुना रहे। अच्छा, उनके अंदर भी पीछा है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। जी जी। दिनेश जी आप बने रहे मेरे साथ और अनुरुद्ध जी आप भी बने रहे हमारे साथ। चर्चा अभी चलती रहेगी। पहले चरण का मतदान हुआ है, वोटिंग में बड़ा उत्साह दिखा है और उम्मीद करते हैं कि आगे जो 4 चरण बाकी है उनमें इससे भी बेहतर जो है वो वोटिंग प्रतिशत होगा। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए। सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा। इस देश को आगे बढ़ाना है। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। उठो जागो रोको ललकार चाहिए, भ्रष्टाचार ना तो अहंकार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुरों के महारथी आवाज के जादूगर। ओ मेरे हमराही, मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना। संगीत के सितारों के साथ देखेंगे तबले की तार और सितार का कमाल। एक तरफ बजेगी शहनाई तो दूसरी तरफ होगा धमाल। सुरीले सफर से जुड़े कुछ लम्हों को पहुंचाएंगे हम आप तक। देखते रहिए हमारी खास पेशकश लम्हे। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। मुझे बताइए, किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि 2 इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए कितने इंजन चाहिए, कितने इंजन चाहिए, कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। हम है बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जिस तरीके से आज का वोटिंग प्रतिशत हुआ पहले चरण के मतदान में, वो वाकई काबिल तारीफ है। और 49 सीटों के लिए 10 जिलों में मतदान हुआ। और सबसे बेहतर बात यह है कि जो नक्सल प्रभावित अलौली ज़िला था, वहाँ सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत सामने आया। मेरे साथ अनुरुद्ध जी बने हैं और दिनेश जी पटना से बने हुए। आप दोनों का स्वागत है। मेरा सवाल दिनेश जी आपसे है कि नक्सल प्रभावित जो इलाका है अलौली, वहां पर जो सबसे ज्यादा तादाद में वोटिंग की गई, क्या कहना आपका? जी, नक्सल प्रभावित जो इलाका है अलौली, वहां सबसे ज्यादा वोट पड़े, इसका श्रेय किसको देंगे? चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, या नीतीश जी को? निश्चित तरफ पर केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग ने इस तरह का वातावरण का निर्माण किया जी। और केंद्र सरकार से चुनाव आयोग ने जो भी मदद मांगी, जो भी सुरक्षा के लिए सहायता मांगी, वो सहायता मुहैया कराई गई जी। ये सारा श्रेय चुनाव आयोग को है और उस क्षेत्र की जनता को है। और जो वहाँ पे घटनाएं हुई, जो हादसे हुए, उसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जी। अगर कहीं छिटपुट घटनाएं हुई है तो निंदनीय है। अगर ये ना होता तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस बार के प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है और ऐतिहासिक मतदान हुआ है, अगर इसके पहले के चुनाव को देखें, उसकी अपेक्षा इस बार बहुत शांतिपूर्वक चुनाव आयोग और वहाँ की जनता इसके लिए धन्यवाद की बात। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, यूँ माना जाता है बिहार के लिए खासतौर से कि पहले चरण का मतदान जिसके फेवर में जाता है, जिसकी तरफ उस रहवा का रुख होता है, आगे के चरण में उसकी पौबारा होती है। क्या कहा जाए, इस प्रतिशत को, जो बढ़ता हुआ जो प्रतिशत है, वो किसकी तरफ बयार को बहा के लेके जा रही है? नहीं, सारे लोग अपने अपने पक्ष में बात कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ तथ्य सामने रखकर इसकी बात करनी पड़ेगी जी। आज वोटिंग % पिछले चुनाव से बढ़ा है जी जी। लोग सुशासन चाहते हैं और विशेष करके महिलाओं की वोटिंग % जो ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है, उसके नेपथ्य में जाना पड़ेगा, उसके कारण में जाना पड़ेगा। आपने सुशासन की बात करी, आपने सुशासन की बात करी दिनेश जी, तो नीतीश जी तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, यानी उनके फेवर की बात है? निश्चित नहीं, मेरा सवाल वही है ना। मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो बात सामने आ जाती। जी जी, मेरा कहना यही जी कि नीतीश कुमार ने जैसे ही गठबंधन लालू प्रसाद यादव के साथ किए, तो लोग वो दिन याद करने लगे कि जब बच्चियां घर से स्कूल जाती थी, काम को सुरक्षित आएंगी कि नहीं जी जी। जब बेटा काम पे जाता था, स्कूल पे जाता था, सुरक्षित आएगा कि नहीं जी। जब पति काम पे जाता था, सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। जब आप एक अपराधी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो कैसे आप अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे? इसलिए जो महिलाओं का प्रतिशत बना है, जो वोटिंग % बचा है, तो निश्चित तौर पर एनडीए के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चलिए, हमारे साथ अनुरुद्ध लाल जी बने हुए, महासचिव है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के। अनुज जी, जो ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत है और जिस तरीके की बयार बह रही है, वो एनडीए के पक्ष में है। जो प्रतिशत जो बड़ा है वो ऐतिहासिक है, लेकिन वो भी उनके पक्ष में है। वो बात करते हैं बढ़ते हुए प्रतिशत का श्रेय चुनाव आयोग को और एनडीए को, यानी केंद्र सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद है, उसका श्रेय लेना नहीं चाहते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रतिशत बढ़ा है और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है जी, उसके लिए बिहार की जनता धन्यवाद की पात्र है जी। और जो भी घटनाएं हुई हैं वो ना होती तो और ज़्यादा शांतिपूर्वक मतदान होता जी। और भविष्य में हम लोग कामना कर सकते हैं कि इससे और ज़्यादा बेहतर मतदान होंगे। लेकिन दिनेश जी ने एक आरोप ये लगाया है कि जो भय मुक्त जो शासन रहा नीतीश जी का, लालू जी के साथ का, वो ख़त्म होना चाहिए। बच्चियां जो है डरती थी बाहर निकलते हुए, एक गुंडा राज था, एक जंगल राज था। वो उस बात की इशारा कर रहे हैं कि जो पहले था, अब से पहले, वो सारा का सारा गड़बड़ था और उस गड़बड़ को सही करने के लिए, सुशासन लाने के लिए जनता ने ये वोट प्रतिशत दिया है। क्या कहना आपका? नहीं, मैं समझता हूँ कि सुशासन
नीतीश जी के राज में हुआ है, इसीलिए उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा है और बिहार की जनता ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। 10 सालों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका शासन लोगों को पसंद आया है, जनता के विकास के काम हुए हैं, उनका जीवन भयमुक्त हुआ है। ये तमाम बातें ही इस बात की। लेकिन अनुज जी, जिस तरीके से दिनेश जी बता रहे हैं कि वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ जो है अपना हाथ जो है लालू प्रसाद यादव के हाथ में मिला दिया, तो जो सारा जो मामला बनता बनाया था, जो सुशासन था, वो कहीं ना कहीं छू हो गया। आपको भी लगता है कि ये गड़बड़ हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से इस बात को रखा जाए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो तमाम बातों पर विचार करके कि जनता किस प्रकार से सांप्रदायिक पार्टियों, सांप्रदायिक जो एक तनाव और जो एक सांप्रदायिक माहौल जो देश में बन रहा है, उसके खिलाफ जनता का जो रुख है और देश की जनता जिस प्रकार से रोज दंगे देख रही है, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि देश में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, तो सेकुलर वोटों को ना बंटने देना और इस प्रकार की सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो हावी ना हो, उसके लिए ज़रूरी था कि सेकुलर वोट जो हैं वो एक साथ रहें और देश में लोगों की तमाम जो आस्था है बनी। जी दिनेश जी, आपने सुना अनुरुद्ध लाल जी को? वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश की जनता जो है सांप्रदायिकता से उकता चुकी है। ये जो जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से जो है जो पूरे देश में है दंगे फैल रहे हैं, एक बिल्कुल सांप्रदायिकता का जो जहर है वो घुला हुआ है, और इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि नीतीश जी जो है वो लालू जी से हाथ मिलाए ताकि सेकुलर वोटों को बंटने से रोका जा सके। यही तो बुरा हुआ ना जी। लोग, बिहार के लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं जी। बिहार के लोग लालू प्रसाद यादव के उस आतंक की चर्चा कर रहे हैं जी। पहले वही लालू प्रसाद यादव जो चारा खा गए जी, आज वही गाय खाने की बात कर रहे हैं जी। बिहार की जनता को आप समझते क्या है जी, और उनके साथ नीतीश कुमार गठबंधन करके आप सुशासन देने की बात करते हैं। तो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पार्टी के लोग कर रहे हैं जी। तो सांप्रदायिक, और ये कौन करता है? देखिए, आप कुश्ती लड़ रहे हैं पहलवान से, तो दोनों पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, अपने दांव आजमाते हैं जी जी जी। लेकिन उसमें जब कोई दांत काटने लगता है, जब उसको हार सुनिश्चित हो जाती है, तो निश्चित तौर पर दांत काटने का काम करता है। अच्छा। आज नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोग दांत काटने का काम रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अपनी हार से भरपूर है, चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन निश्चित इस बार बिहार की जनता एक कोई चीज का जवाब देगी। जी, क्या कहना है अनुज जी? देखिए, जिस प्रकार से दादरी का कांड हुआ है उसमें बात निकल कर आई है कि तमाम लोग जो आरोपी हैं वो किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता से पार्टी से संबंध रखते थे। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसमें जो लोग थे वो लोग, जो जांच की रिपोर्ट आई है सामने, उसमें पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। और जिस प्रकार से जो विधायक हैं संगीत सोम जी, उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, दूसरी तरफ एक राज्य सरकार से एक अनुमति मांगी कि स्लॉटर हाउस के लिए जिसमें 5000 जानवरों को काटने की परमिशन मिले, तो उस तरीके से जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरे देश की जनता देख रही है और वो उकता गई है, और वो इस बात का जवाब देगी इन चुनावों में कि उनको किस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें जो हैं जो देश का माहौल खराब कर रही हैं, निश्चित रूप से मारूफ जी, दोहरा चरित्र किसका था ये देश की जनता देख चुकी है। और जिस जवाब देने की बात करें, देश की जनता ने जवाब भी दे दिया, टुकड़ा साफ कर दिया, विपक्ष चलाने की भूमिका में नहीं रहे। और जिस दादरी को बाबरी बनाने की बात ये कर रहे थे, वहाँ के माहौल को खराब करने का काम तो इनके नहीं था। वहाँ राहुल गांधी चले गए तो माहौल को अच्छा करने के लिए, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी चले गए माहौल को अच्छा करने। इनकी क्या आवश्यकता थी? ये माहौल को सामान्य करने लोग जाते हैं, ये दंगों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, और जनता ने इनको पीछे भी जवाब दिया है और अभी भी जवाब दे रही है, आने वाले समय में और जवाब देगी।
आगे आने वाले समय में और जवाब देगी। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस तरीके से ज़बान दराजी होती रही, ज़बानी जंग होती रही, पहले कहाँ विकास के मुद्दे हावी थे, फिर उसके बाद जब ये सांप्रदायिकता का जहर हवा में घुला तो ऐसा घुला कि ऋषि मुनियों तक पहुंच गया और यूं लगने लगा कि विकास तो खत्म हो गया है और अब इसी में चुनाव लड़ लिया जाए। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, इनके पास आंकड़े, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अब ऋषि मुनियों को जानवर खाने वाला बता देंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो बिहार की जनता तो ऋषि मुनियों की धरती है ना, तो जवाब देगी गौतम बुद्ध की धरती है। लेकिन दिनेश जी एक तथ्य तो आपको मानना पड़ेगा, आने वाले समय में बाकी जवाब दे देगी जी। एक तथ्य तो आपको मानना पड़ेगा कि संगीत सोम जिनको आप सम्मानित करते हैं, उसके बाद ये सामने रिपोर्ट निकल के आती है कि वही संगीत सोम जो है वो वहाँ पर स्लॉटर हाउस खोलने की परमिशन मांगते हैं, 5000 पशुओं को रोज काटने की इजाज़त मांगते हैं। तो आखिर कहाँ, एक तरफ वो उसके फेवर की बात करते हैं, वही अपना कारोबार चलाने के लिए इजाज़त भी मांगते हैं, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? दोनों बातें एक साथ नहीं होती हैं जी। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाय हत्या के लिए परमिशन नहीं मांगी है जी। गाय हत्यारों तो ये लोग हैं जो बैठ के बात कर रहे थे जी। हिंदुस्तान में 60 वर्षों में जो कत्ल खाने खुलवाने का काम किया ये लोगों ने किया है। लेकिन दिनेश जी एक बात ये समझाएं दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें वहाँ गौ हत्या पर रोक है ना। जी जी। आपने क्यों नहीं लगवाया? बिहार में भी रोक है दिनेश जी मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी रोक है, उसमें आप यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जी। रोक होता है लेकिन रोक लगती क्यों नहीं? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, ये दोहरा ही चरित्र तो है जी। सिर्फ कानून बन जाने से नहीं, कानून का पालन भी होना चाहिए। आप कानून का पालन करेंगे नहीं, यही तो दिक्कत है ना। लेकिन एक बात ये समझाने की कोशिश करिए जी। मैं एक बात आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, हमारी जनता भी समझना चाह रही है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के यूपी में क्यों गर्माहट है, यूपी में क्यों दंगे हो रहे हैं, यूपी में क्यों इस तरह के मुद्दे को उछाला जा रहा है? क्या लगता है कि कहीं पे तीर और कहीं पे निशाना? तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए ना जी। किसी को ऊपर आरोप लगा देना, किसी को आरोपित कर देना, अगर उत्तर प्रदेश के पास इस तरह की बात थी तो उनको ध्यान देना चाहिए था ना जी। वहाँ पर तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की हालत आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री हैं जो कई बार विधायक रहे हैं और कई बार मंत्री रहे हैं जी। अगर आपके प्रदेश में कोई दिक्कत होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है और आप प्रदेश में मंत्री हैं तो आप अपनी बात किससे कहेंगे? आप अपनी बात मुख्यमंत्री को कहेंगे। अगर मुख्यमंत्री शिकायत नहीं सुनता है तो आप गृह मंत्री से कहेंगे, गृह मंत्री नहीं सुनता है तो आप प्रधानमंत्री से कहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ आप राष्ट्रपति से कहेंगे। आप यूएनओ में सीधे चले जाएंगे, आप यूएनओ में सीधा चले। ये बात बिल्कुल आपकी सही। आजम खान साहब की तरफ आपका इशारा है, मैं समझ गया, आप आजम खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और क्या है? लेकिन वो बात गलत है कि देश की किसी भी समस्या को देश के अंदर ही हल करना चाहिए, यूएनओ और किसी दूसरा मंच पे जाकर के समस्या का समाधान नहीं निकलना, उससे देश की बदनामी होती है। लेकिन ये भी कहाँ की इंसाफी है कि अगर कोई मामला लेना है तो आप कानून पर भरोसा ना करके खुद हथियार उठा ले और खुद कानून और इंसाफ तय करने लग जाए। दिनेश जी मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है जी तो जो कानून के संचालक है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो फेलुअर किसका है? ये फेलुअर भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का है जी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का फेलुअर है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी जी। वहाँ सरकार किसकी? वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ सरकार समाजवादी पार्टी की। जी 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 जी। आप बने रहे दिनेश जी, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, जेडीयू के नेता हैं। चंद्रशेखर जी आपका स्वागत है वल्लभ टीवी पर जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज वोटिंग प्रतिशत हुआ वो क्या दर्शाता है? आपके फेवर की बात है या आपके खिलाफ? जी सरकार का मामला है, सरकार को देखना चाहिए, कानून की बातें हैं, आमद को जाकर क्यों होनी चाहिए? मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके की आज वोटिंग हुई है बिहार में 10 सीटों के लिए, 49 सीटों के लिए, वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत हुआ है आज वो आपके फेवर में जा रहा है या एनडीए के फेवर में? ये बिल्कुल हमारे फेवर में है। क्या उसकी आप वजह बताएं आज क्या आपके फेवर में क्यों है? हमारे फेवर में इसलिए है कि बिहार के निवासियों ने पहले देख लिया है जी, तो पहले वादा करके आए तो वहाँ पर मोदी जी वादे को पहुंचा पूरा किया उन्होंने
जी नहीं देख लिया होगा हालत इनका, पूरी ताकत दिल्ली के अंदर घर घर में जा रहे थे, मैं घर में जाऊंगा, घर में जाके हर आदमी से मिलूंगा, मोहल्ले में जाऊंगा, लेकिन अब इसकी बातों में जो आने वाले नहीं है, सारी जनता जाती बिहार की, बेवकूफ नहीं है दिल्ली की जनता, बिहार की जनता। लेकिन आपका जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें बार बार जिससे बात करो ये लगता है कि अगर नीतीश बाबू जो है लालू प्रसाद यादव के पास नहीं गए होते या उनके साथ गलबैया नहीं की होती तो शायद बेहतर होता। ऐसा नहीं है, ये वक्त का तकाजा था। लालू जी से मिलना, लालू जी समाजवादी आदमी है, आरएस हर किसी पे लगते रहते, इनका तो उनका मतलब है जी, ये थोड़ा बहुत जरूरी था लोग जी, एकजुट हुए हैं, एकजुट होकर चल रहे हैं जी। अच्छा आरोप ये भी लगता रहा आरोप ये भी आप पर लगता रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का बिल्कुल सांप और नेवले जैसा मामला था, फिर मुलायम सिंह ने आकर के इनको मिला दिया तो इन्होंने मुलायम को ही बाहर कर दिया और दोनों ने हाथ मिला दिया। ऐसा हो सकता है, ठीक है, बात तो कह सकते हैं जी, लेकिन वक्त का तकाजा भी था ना जी, वक्त का भी तकाजा था ये कि तुम्हारे सारे समाजवादी को इकट्ठा हो जाना चाहिए। जी जी, वक्त का तकाजा था, यानी कि चुनाव को देखते हुए जैसा मौका मिले वैसा चौका लगा देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, चुनाव को देखते हुए ही नहीं जी, जिस तरह से आप समाज में अंदर हो रहा है, जी, दंगे हो रहे हैं, चाहे चला ये किसकी देन है, सब बीजेपी की देन है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी मोदी जी से, लेकिन मोदी जी अपनी उम्मीदों को खड़े नहीं होते थे, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी जी, बदल जाएगा देश के अंदर, कुछ भी नहीं बदला जी, क्या पता है जी, वही बीजेपी जा जाके वही दंगा होता है जी। दिनेश जी मेरे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता है। दिनेश जी, ये कहना इनका जेडीयू के नेता जो है चंद्रशेखर आजाद जी, वो कह रहे हैं कि पीएम ने बहुत सारे भाषण किए थे, बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं की थी, लेकिन वो सिर्फ हवाबाजी थी, कहीं पर भी कुछ बदला नहीं है। अरुण जी, आजाद जी अपनी बात को कहने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं जी जी, और जनता भी वोट करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। बिल्कुल, आप भी आजाद हैं, आप भी सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। चंद्रशेखर जी धैर्य रखिए जी, मैंने आपको सुना, अब जरा आप सुन लीजिए। जी, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब लालू प्रसाद के 15 वर्ष के कुशासन से उब करके ही लोगों ने आपको वोट दिया था ना जी, हमारे यहाँ और आपके गठबंधन को उन्होंने वोट दिया था जी। अगर लालू प्रसाद यादव इतने ही अच्छे होते जिनके साथ आप गए थे जी, तो आपका और हमारा गठबंधन उस समय में जीतता। तो आप जनता को मूर्ख समझते हैं, जिनके कुशासन से मुक्ति के लिए उन्होंने हमको जिताया था जी, और आप फिर उन्हीं कुशासन के साथ कुर्सी जंगल राज के साथ ले जाने के लिए बिहार तैयार हैं, हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं आतंक के प्रयास लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, तो आप जनता के आपके साथ रहेंगे। आप कह रहे हैं नहीं, आज जो वोटिंग हुई हमें हुई है जी, और लोग मोदी जी के रैली की भीड़ को आप देख रहे हैं जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देख के अभी आपको नहीं कुछ ठीक है। जब तक 8 तारीख तक काउंटिंग नहीं हो रही तब तक आप अपनी सरकार बना लीजिए बैठकर स्टूडियो में। बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था दिनेश जी, बिहार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे गिर गया था। नहीं, मैं इस समय आरोप जी मैं बिहार में ही हूँ जी, ये लोग बैठ के शायद बिहार से बाहर बैठ के दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं यहाँ जमीनी हकीकत को देख के बात कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है बिहार में ये है। लोगों से आप बात कीजिए, लोग कहते हैं जी कि निश्चित तौर पर लोगों से आप सवाल कीजिए कि नीतीश कुमार का शासन कैसा आपको लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन कर रहे थे तो शासन अच्छा था जी, लेकिन जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, क्या हो गया बिहार में? दिन दहाड़े पटना के मेन चौराहे पर जी पुलिस अधीक्षक को गोली मार दी जा रही। जब पुलिस तक नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आम जनता नहीं देख रही क्या जी? वो तो सुशासन के लिए वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को वोट दिया था, लेकिन आप चले गए भ्रष्टाचारियों के साथ, क्योंकि अब तो आपको भी भ्रष्टाचार करना है, आपको भी आतंक फैलाना है, इसलिए उन लोगों के साथ आपने हाथ बढ़ाया है। तो धैर्य रखिए, निश्चित तौर पर बिहार की जनता पढ़ी लिखी और जागरूक है, इसका परिणाम जो है निश्चित तौर पर अपने मतों के द्वारा देगी। आपका 5 वर्ष आपका साथ है, लेकिन एक दिन उनका होता है। जिस दिन मतदान का दिन था, आज पहले चरण का मतदान का दिन था, आज उनका दिन है, उन्होंने अपना फैसला किया है, खैर रखिए, बिल्कुल होने दीजिए। आप सबके कितने मुंगेरी लाल के सपने आप देख रहे हैं जागते हुए, हमारे जनता दल कांग्रेस के साथी लालू प्रसाद यादव के दल के लोग सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जी जी, दिनेश जी, मेरा सवाल एक आपसे और है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती हुई तो उससे तो फायदा आपको होने जा रहा है,
जब आप ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर वही आदमी जी कहा उससे अगर निश्चित तौर पर शायद अगर ये गठबंधन ना होता जी तो लोग नीतीश कुमार के साथ जिसके कई पहलू हैं उसके पहलू में आप जाइए जी जी यही बात फायदा नहीं हो रहा है जी। इन्होंने अपने को पांच साफ करने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था जी। एक दलित व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जी। लेकिन कुर्सी से चिपकने का प्रेम जिसका सबसे खास था। कोई अपनी वसीयत अपनी अमानत उसी को देखता है जिसके सबसे करीब होता है। जी, तो जी। मांझी इनके सबसे करीब थे और मांझी इनको खटकने लगे तो जब अपने व्यक्ति को शासन चलाते हुए नहीं देख सकते थे तो दूसरे को शासन चलाते हुए कैसे देख सकते? निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी आप बने रहे, मैं इसका जवाब जेडीयू के नेता से ही पूछ लेता हूँ। चंद्रशेखर जी बड़ा साफ सवाल उठाया है और बड़ा वाजिब सवाल उठाया है दिनेश जी ने कि जब आप जीतन राम मांझी को ही नहीं देख पाए सत्ता में तो बाकी और क्या कर सकते थे, बताएं। चंद्रशेखर आजादी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। जब आप जीतन राम मांझी को ही नहीं देख पाए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ तो बाकी और किसी को आप क्या देखेंगे? ये इल्जाम लगा रहे हैं दिनेश जी, बीजेपी के नेता हैं। ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है। जीतन राम मांझी को बनाने वाला कौन था? जी। जीतन राम मांझी ने जो कुछ किया है सीट पर बैठे हुए जी, क्या सब कुछ जायज था? क्या सब कुछ ठीक था? जीतन राम मांझी हुए जी। जीतन राम मांझी तो अंदर से जुड़े हुए थे जी, मुख्यमंत्री हमारे थे, अंदर से जुड़े हुए थे जी। वो इसकी बात कह रहे थे। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजादी सवाल ये उठता था कि जब नीतीश जी को ये लगा कि जीतन राम मांझी जो है उनकी हद को क्रॉस करके जा रहे हैं, उनका कद उनसे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये चिंता उनको सताने लगी और उन्होंने धीरे से जीतन राम मांझी के नीचे की कुर्सी जो है वो सरका ली। ऐसा कुछ नहीं है जी। का कोई फैसला नहीं था, ये पार्टी का फैसला था जी। समाजवादियों ने मिलकर के फैसला किया जी। गुलाम ने खुद कहा कि आप कुर्सी को संभालिए जी कर रहे हैं जी। नीतीश जी ने कोई प्रयास नहीं किया। नीतीश जी ने कहा ठीक है तो पार्टी का आदेश होगा मैं उसको लैंड करूंगा जी। तो नीतीश जी ने पार्टी का आदेश किया, नीतीश जी का कोई फैसला नहीं था खुद का जी। तो लेकिन जीतन राम मांझी आज पहले आपकी पार्टी में थे, आपने मुख्यमंत्री भी बनाया था, आज वो आपके खिलाफ है, तो आपके लिए डैमेजिंग नहीं है ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं मैं दलित लेता हूँ, अकेला मैं ही दलित हूँ, कोई दलित है ही नहीं बिहार के अंदर। लेकिन चंद्रशेखर जी आपको नुकसान तो होगा ना, आपको नुकसान तो पहुंचाएंगे और उसका जो फायदा है सीधे तौर पे जो है एनडीए को मिलेगा। नहीं अमाउंट का कोई नुकसान नहीं होता, वो आप खोलेंगे आप देख लेना कि कितने सवाल और पूछ लीजिए कि क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जाने से इनका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जी चलिए आप जवाब दे दें चंद्रशेखर जी। जी क्या बोल रहे हैं दिनेश जी अपना सवाल दोहराएं। मैं चंद्रशेखर जी से ये पूछ रहा हूँ जी कि जिसके कुशासन और आतंक से बिहार की जनता ने सत्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को सौंपा था, आज फिर उन्हीं के साथ आप अगर गठबंधन किए हैं तो आपको फायदा होता नजर आ रहा है? जी आप लालू जी की बात बार बार कर रहे हैं इसलिए आप उनके साथ हैं ना। मैं किससे बात करूं? जिनके साथ आप गए मैं कांग्रेस की बात करूंगा, मैं आरजेडी की बात करूंगा, मैं उनकी बात नहीं करूंगा तो और किसकी बात करूंगा? ये सब बीफ खाने की बात लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं तो बात मैं किसकी करूंगा? जी तो कल तक बहस कह रहे थे वो सब आपकी पार्टी में है। कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? कल नकवी जी कह रहे थे नहीं हमारे साथ तो जो लोग हैं उससे मुझे फायदा होगा, मैं तो कह रहा हूँ जी। अगर मांझी जी हमारे साथ हैं तो हमारे फायदा होगा जी, जो हमारे साथ हमको फायदा होगा, मैं तो कह रहा हूँ। चलिए दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, चंद्रशेखर आजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद अनिरुद्ध लाल जी जो कांग्रेस के महासचिव है, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया। नफा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, फिलहाल पूरा का पूरा मामला जो है वो ईवीएम की मशीन में कैद है और 9 तारीख को पता लग जाएगा कि किसकी शय हुई और किसकी मात। हमारे साथ फिलहाल इतना है, लेकिन अभी बहुत कुछ है हमारे साथ, जरा देखते हैं चलते चलते। बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये
सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे।